हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करते हैं बैक्टीरियोफाज में रेप्लिकेशन के बारे में। बेसिकली बैक्टीरियोफाज में रेप्लिकेशन दो प्रोसेस के थ्रू होता है। सबसे पहला है लाइटिक साइकिल और दूसरा है लाइसोजेनिक साइकिल। इस वीडियो में हम समझेंगे कि बैक्टीरियोफाज या फाज क्या होते हैं, बैक्टीरियोफाज में रेप्लिकेशन कैसे होता है, टिवॉड डी हैरेली फिनोमिनन क्या है, टी फाज, टी ऑड और टी इवन फाज क्या क्या होते हैं, वैरुलेंट और एवरलेंट फाज किन्हें कहते हैं, लाइटिक और लाइसोजेनिक साइक्लिक, टेम्परेट फाज या प्रोफाज, इन सभी के बारे में अगर आपको नहीं पता है या शॉर्ट नॉलेज है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इन सभी के बारे में इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जर्नल फीचर को ले लेते हैं। तो बैक्टीरियोफाज को ही नॉर्मली हम फाज कहते हैं। तो फाज और बैक्टीरियोफाज एक ही टर्म है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन में यूज़ किया जाता है। तो बैक्टीरियोफाज वो हैं जो बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेट करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और बैक्टीरिया को खाते हैं। नॉर्मली ग्रीक में फैजेन का मतलब होता है टू ईट, यानी कि ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को खाते हैं उनको हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी फ्रेडरिक डब्ल्यू ट्वार्ट ने 1915 में और फेलिक्स डी हैरेली ने 1917 में की थी, जो कि उन्होंने सॉइल बैक्टीरिया के थ्रू उसकी डिस्कवरी की थी। क्योंकि बैक्टीरियोफाज एक तरीके का वायरस है तो सॉइल बैक्टीरिया के ऊपर ये इन्फेक्शन में था। तो उन्होंने देखा कि सॉइल बैक्टीरिया किसी भी इन्फेक्शन के बाद में उसमें क्या होता है, ग्रोथ उसकी स्टॉप हो जाती है। उसकी ग्रोथ को उन्होंने देखा कि ग्रोथ उसकी पूरी तरीके से स्टॉप हो गई। तब उन्होंने देखा कि इसमें किसी बैक्टीरियोफाज का इन्फेक्शन था। तो वो जिस बैक्टीरिया की बात कर रहे थे वो था स्टेफाइलोकोकस एल्बस बैक्टीरिया था, जिसमें कि बैक्टीरियोफाज का इन्फेक्शन हुआ था। और बैक्टीरियोफाज के इन्फेक्शन के बाद बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल ब्रेक होती है, यानी कि उसमें लाइसिस होगी और लाइसिस के बाद में बहुत सारे बैक्टीरियोफाज जनरेट हो जाएंगे और वो उसमें से निकल जाएंगे। और इस पूरी प्रोसेस को हम ट्वार्ट डी हैरेली फिनोमिनन कहते हैं। अब हम समझते हैं कि बैक्टीरियोफाज किस किस टाइप के होते हैं या अलग अलग ग्रुप्स हैं बैक्टीरियोफाज के। तो सबसे पहले बेसिक जो बात कर रहे हैं हम टी फाज की बात करेंगे। टी फाज क्या होते हैं, T1 से लेकर T7 तक के नंबर्स में हम उनको टी फाज कहते हैं। टी का मतलब होता है टाइप, तो टाइप फाज को हम क्या कहेंगे, टी फाज शॉर्ट में। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले हैं, बेसिकली 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड किया है। सबसे पहले हम टी इवन फाज को ले लेते हैं। टी इवन का मतलब है जैसे T2, T4, T6। तो टी इवन फाज में क्या होगा, एक एंगुलर हेड होगा और एक कॉन्ट्रैक्टाइल टेल होगी। जो टी इवन फाज का जो डीएनए होगा उसमें साइटोसिन की जगह पर 5 हाइड्रोक्सी मैथिल साइटोसिन प्रेजेंट होगा। ये सबसे बेसिक डिफरेंस है टी इवन फाज का। इसके बाद आते हैं टी ऑड फाज। टी ऑड फाज में T1, T3, T7 फाज आते हैं। इनका हेड जो होता है एंगुलर होता है, लेकिन जो इनकी टेल होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल होगी और शॉर्ट होगी। इसमें साइटोसिन प्रेजेंट रहेगा, यानी कि 5 हाइड्रोक्सिल मैथिल साइटोसिन प्रेजेंट नहीं रहेगा, बेसिक वही साइटोसिन मिलेगा। जो T7 फाज होते हैं इसमें जैसे T1, T3, T7 है, तो T7 फाज को हम डिपेंडेंट वैरुलेंट कहते हैं। डिपेंडेंट का मतलब कि इसकी जो एक्टिविटी होगी पूरी तरीके से डिपेंड करेगी बैक्टीरिया के ऊपर। अब आते हैं T5 फाज पे। T5 फाज को हम ऑटोनोमस फाज कहते हैं और इसका हेड जो होता है एंगुलर हेड होता है, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्टाइल टेल होती है और इसमें साइटोसिन मिलता है। तो ये हो गए टी फाज। अब हम बात करते हैं वायरुलेंट या टेम्परेट फाज की। तो वायरुलेंट अलग है, टेम्परेट फाज अलग है। तो सबसे पहले हम वायरुलेंट को समझते हैं। वायरुलेंट का मतलब ऐसे इन्फेक्शियस फाज या कि लाइटिक फाज, ऐसे फाज जो बैक्टीरिया के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, बैक्टीरिया की सेल में लाइसिस होगी और उसके बाद में बहुत सारे बैक्टीरियोफाज जनरेट हो जाते हैं। उन सभी को हम वायरुलेंट फाज कहते हैं। वायरुलेंट फाज को ही हम लाइटिक फाज भी कहते हैं। दूसरे टाइप के जो हैं वो हैं ए वैरुलेंट, यानी कि जो वैरुलेंट नहीं होंगे, और इनको हम टेम्परेट फाज भी कहेंगे या लाइसोजेनिक फाज भी कहेंगे। लाइसोजेनिक फाज और लाइटिक फाज में क्या होता है, लाइटिक फाज में जो बैक्टीरिया की सेल होती है उसमें लाइसिस मिलती है, लेकिन लाइसोजेनिक फाज में बैक्टीरिया की सेल लाइसिस नहीं करेगी, यानी कि बैक्टीरिया की जो सेल होगी वो बस नहीं करेगी, उसमें से बैक्टीरियोफाज जनरेट नहीं करेंगे। जो फाज का जो डीएनए होगा या जो न्यूक्लिक मटेरियल होगा, वो न्यूक्लिक मटेरियल बैक्टीरिया के साथ में इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है और एक प्रोफाज बना लेता है। आगे हम इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है। तो वायरस जो है उसका जो न्यूक्लिक एसिड होगा उसके पास में क्या होता है कि सारे जीन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनके पास सभी जीन्स नहीं होंगे जो किसके लिए, एक नए टाइप के वायरस की, एक नए बैक्टीरियोफाज की सिंथेसिस के लिए उसके पास में जो होगा सभी टाइप के जीन्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो बेसिकली वायरस में क्या है, दो चीज़ें हैं। पहला हम देख रहे हैं कि क्या चीज़, कि उसके पास क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है। दूसरा हम देखेंगे कि क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं है जिसके लिए वायरस जो है बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड है। तो सबसे पहले हम वायरस में देखेंगे। तो वायरस के पास में होता है जीन जो कि कंट्रोल करेगा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ वायरस, यानी कि वायरस अपने कंपोनेंट के लिए जो स्ट्रक्चरल उसका कंपोनेंट है उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो तो उसके पास है, यानी अपनी इंफॉर्मेशन उसके पास में है। लेकिन उसके पास में क्या नहीं है, उसके पास में वो एंजाइम नहीं है जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। दूसरी चीज़, उसके पास राइबोसोम परसेंट नहीं है, उसके पास टीआरएनए नहीं है, उसके पास में प्रोडक्शन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एनर्जी भी उसके पास नहीं है। तो यानी कि उसके पास में इंफॉर्मेशन तो है लेकिन काम करने के लिए मटेरियल कुछ भी नहीं है। तो उस मटेरियल के लिए वो डिपेंड होगा किसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर। इसीलिए जो वायरस होते हैं, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बैक्टीरियोफाज की, तो बैक्टीरियोफाज एक टाइप का वायरस है, वो डिपेंड करेगा दूसरे होस्ट सेल के ऊपर और उस पर इन्फेक्ट करके और तब उसके अंदर से मल्टीप्लाई करे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो अलग अलग टाइप की साइकिल्स हैं जिनके थ्रू बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफाज का डीएनए एंटर करता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। सबसे पहला उसमें हम लेते हैं लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में क्या होगा, जो होस्ट की सेल होगी उसके अंदर लाइसिस होगी और लाइसिस से पहले उसके अंदर वायरस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। लाइसिस के बाद में बहुत सारे वायरस बैक्टीरियोफाज जनरेट हो जाएंगे। दूसरा है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसके अंदर वायरस का डीएनए आता है और वहीं पे उसके साथ में रह जाता है। डीएनए इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में और उसको हम कहते हैं प्रोफाज। सबसे पहले हम समझते हैं लाइटिक साइकिल के बारे में। तो इसके बेसिक स्टेप्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला है स्टेप इन्फेक्शन, यानी कि जो फाज पार्टिकल है उसका डीएनए उस सेल के अंदर इंसर्ट कर जाएगा और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इन्फेक्शन। उस सेल के अंदर जब फाज का डीएनए इंसर्ट कर जाएगा तो उसके बाद में जब बैक्टीरिया अपनी प्रोसेस करेगा तो उसके साथ में फाज के भी कंपोनेंट उसमें बनने लगेंगे, यानी कि फाज के बाहर का जो प्रोटीन कोट है वो बनने लगेगा और फाज का डीएनए भी रेप्लिकेट करने लगेगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है असेंबली। असेंबली में क्या होता है कि जो फाज का पार्टिकल है यानी कि उसका प्रोटीन कोट है उसके साथ में उसका डीएनए उसके अंदर इंसर्ट कर जाएगा और एक पूरा अंदर कंप्लीट न्यू बैक्टीरियोफाज बन जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है लिबरेशन ऑफ फाज, यानी कि सेल लाइसिस। तो यहाँ पर लाइसिस होगी, इसीलिए हम इसको लाइटिक साइकिल कहते हैं। लाइसिस में क्या होगा कि जितना भी इसका सेल बॉल है वो बस्ट कर जाएगी और जितने भी बैक्टीरियोफाज हैं वो सभी बैक्टीरिया सेल से बाहर निकल आएंगे। तो ये है लाइटिक साइकिल का पूरा कंप्लीट। सबसे पहले हम इन्फेक्शन को डिटेल में देख लेते हैं। इन्फेक्शन में क्या होगा, जो फाज होगा और बैक्टीरियम होगा वो आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करेंगे। जो फाज की टेल है उस पर कुछ एमिनो एसिड प्रेजेंट होंगे, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है और ये फाज का हमारा जो टेल है वो यहाँ से इंटरेक्ट करेगी। इंटरेक्ट करने के बाद में होस्ट की जो स्पेसिफिसिटी है वो प्रोटीन पे डिपेंड करती है, ना कि उसके अंदर के जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड पे। तो प्रोटीन डिसाइड करेगी कि कहाँ पर इन्फेक्ट करना है, किस होस्ट को इन्फेक्ट करना है। उसके बाद क्या होगा कि कुछ लाइसोजाइम टाइप के एंजाइम रिलीज किए जाएंगे जो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो कि म्यूरेमिक एसिड पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स की होगी वहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर देगी और वहाँ पे एक पंच होल हो जाएगा। उस होल के थ्रू जो फाज है वो अपना न्यूक्लिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड अंदर रिलीज कर देगा और फाज का आउटर कोट है वो एम्प्टी हो जाएगा, सिर्फ उसमें प्रोटीन बचेगी। तो उसको हम कहते हैं घोस्ट।
नेक्स्ट स्टेप में हम समझते हैं सिंथेसिस ऑफ फाज कंपोनेंट। तो फाज कंपोनेंट कैसे बनते हैं। फाज का जो न्यूक्लिक एसिड है वो प्रोटीन सिंथेसिस पूरी मशीनरी को जो कि होस्ट की है उसको पूरा टेक ओवर कर लेगा। तो टेक ओवर करने के बाद में क्या होगा कि जो बैक्टीरिया की अपनी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी वो रुक जाएगी और फाज की प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगी। जब फाज की प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगी तो वायरल स्पेसिफिक एमआरएनए की सिंथेसिस होगी, आरएनए पॉलीमरेज यूज होगा उसमें, और डीएनए जो टेम्पलेट होगा फाज का उसके थ्रू सिंथेसिस होगी और फाज का नया डीएनए और फाज का बाहर का आउटर प्रोटीन कोट दोनों ही बन जाएगा। तो ये फाज के कंपोनेंट में बेसिक दो ही चीज़ें होती हैं, एक बाहर का जो प्रोटीन कोट होता है वो, और एक अंदर का जो न्यूक्लिक मटेरियल है, यहाँ पे हमने उसको डीएनए कहा गया है। ठीक, फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है असेंबली। असेंबली में क्या होता है कि जो प्रोटीन सब यूनिट है वो एग्रीगेट कर जाती है न्यूक्लिक एसिड के साथ में और फिर फाज का हेड बन जाएगा। हेड बनने के बाद में उसमें टेल की असेंबली होगी और पूरा एक कंप्लीट फाज तैयार हो जाएगा। तो डिटेल में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है उसके बाद में लिबरेशन ऑफ फाज फ्रॉम द होस्ट सेल। जो होस्ट सेल होगी उसमें लाइसिस होगी और लाइसिस के बाद में वहाँ से फाज बहुत सारे बन जाएंगे और वो वहाँ से रिलीज हो जाएंगे, बैक्टीरिया की सेल वॉल को बस्ट कर देंगे। लगभग एक बैक्टीरिया से लगभग 200 फाज तक फॉर्म्ड हो जाते हैं कि कुछ फाज कुछ लाइसोजाइम टाइप एंजाइम सीक्रेट वगैरह होगा उसके थ्रू लाइसिस होती है। तो ये बेसिक स्टेप था। अब हम समझते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइसोजेनिक्स में क्या होता है कि इन्फेक्शन तो सेम है एज इट इज़ है। इन्फेक्शन के बाद में होता क्या है कि डीएनए इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है बैक्टीरिया के जीनोम के साथ में। जो फाज का डीएनए है यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाया गया है, तो ये उसके साथ में इनकॉर्पोरेटेड हो गया। उस स्टेप में क्या था कि जो बैक्टीरिया का अपना था मशीनरी वो बंद हो जाती है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली दो चीज़ें होंगी। पहला तो या तो ये इसके साथ में डीएनए साथ में जुड़ा रहेगा तो फिर ऐसा एज इट इज़ बनता रहेगा और फिर ये आगे कंटिन्यू जब भी बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा तो वो उसके साथ में मल्टीप्लाई करता जाएगा और उसके साथ में जुड़ा रहेगा। तो ये जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं प्रोफाज। ये मैं बता चुका हूँ प्रोफाज की कंडीशन। लेकिन क्या होता है इसमें अगर यहाँ पे कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वगैरह या कुछ ऐसा स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, तो यहाँ से ये सेल अभी तक ये लाइसोजेनिक थी तो यहाँ से ये लाइसिस में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ये क्या होगा कि ये अलग हो जाएगा, फिर ये सेल लाइसिस कर देगा और लाइसिस में वही वाली सेल यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगी। लाइसोजेनिक साइकिल को डिटेल में समझते हैं तो जो फाज है वो उसमें क्या होगा कि बैक्टीरिया की डेथ नहीं होगी, उसमें लाइसिस नहीं होगी। फाज का जो डीएनए है वो इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगा होस्ट सेल के डीएनए के साथ में और जैसे ही होस्ट अपना मल्टीप्लाई करेगा बैक्टीरिया फाज का डीएनए भी उसके साथ में ही उसका न्यूक्लिक एसिड भी मल्टीप्लाई करता रहेगा और फाज कंटिन्यू उसके साथ में बना रहेगा। तो इस फेज को हम पूरा कहेंगे लाइसोजेनिक फेज, टेम्परेट फेज या एवरेलेंट फेज। इसमें क्या होता है लाइसिस नहीं होती है और ऐसे होस्ट सेल को हम लाइसोजेनिक सेल कहते हैं उस ड्यूरेशन में। उसके बाद में लाइसोजेनिक साइकिल में हम देखते हैं कि फाज का डीएनए इंजेक्ट हुआ और बैक्टीरिया के साथ में क्या बना लिया उसने, प्रोफाज बना लिया। प्रोफाज में क्या होगा कि कुछ ऐसे एंजाइम या कुछ ऐसे प्रोटीन रिलीज होंगे जिसकी वजह से प्रोफाज रिप्रेस हो जाएगा। यानी कि कुछ तो ऐसा होगा कि वो रिप्रेस हो जाए, तो वो कुछ एंजाइम ऐसे रिलीज होते हैं, फाज ही बनाता है उसको, जिससे कि वो अपनी सिंथेसिस को रिप्रेस कर देगा और फाज उसके बाद में नहीं बनेंगे और फाज का डीएनए उसके साथ में इनकॉर्पोरेटेड रहेगा। कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वगैरह जैसे मैंने बताया था उनके थ्रू वापस वो लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर लाइटिक साइकिल कंटिन्यूस चलेगी। तो यहाँ पर मैं दोनों का कंपैरिजन एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के बाद में ये फाज डीएनए है, ये होस्ट का डीएनए है और ये यहाँ पर ये नॉर्मल उसने लाइटिक साइकिल यहाँ पे स्टार्ट की और ये लाइसिस सेल हो गई और फिर उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे फाज बन गए। लेकिन क्या होता है ये लाइसोजेनिक साइकिल है। लाइसोजेनिक साइकिल में यहाँ पर इसका डीएनए यहाँ पर इनकॉर्पोरेटेड हो गया। इनकॉर्पोरेटेड होने के बाद में या तो ये इनकॉर्पोरेटेड रहेगा और यहाँ से कंटिन्यूसली ये इनकॉर्पोरेटेड बना रहेगा और जैसे जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा उसके साथ में ये
यहाँ पर बना रहेगा और मल्टीप्लाई करता चला जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशन में ये लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये पूरी लाइटिक साइकिल फिर से उसी हिसाब से चलेगी। तो ये पूरा कंपैरिजन था लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल का। क्योंकि अगले स्टेप में मैं बैक्टीरिया के रेप्लिकेशन वगैरह की बात करूँगा तो उसमें लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने समझा नहीं है तो आप पूरी तरीके से सही समझ लीजिए, तभी आपको वो वाला वीडियो, अगला जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो आपके समझ में आएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।